शक्ति महल के मुकाबले में शामिल होकर विद्युत पहले परीक्षण में सफल हो गया था और वो सफल हो चुके योद्धाओं के साथ खड़ा था कि तभी एक मीठी आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। ये आवाज थी राजकुमारी ऐश्वर्या की, जो चलते हुए उसी ओर आ रही थी। राजकुमारी बड़ी अदा के साथ चलते चलते उनके पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैं राजा नागार्जुन की बड़ी राजकुमारी और दल की होने वाली अगली लीडर हूं। ऐसा कहते वक्त राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक के साथ एक गुरूर भी था। राजकुमारी की मीठी आवाज सुनकर लक्ष्य ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपको कौन नहीं जानता राजकुमारी ऐश्वर्या, आप एक ताकतवर राजकुमारी हैं और सच कहूं तो मुझे आप ही यहां अपने बराबर ताकतवर लगी। लक्ष्य की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो राजकुमारी ऐश्वर्या की चापलूसी कर रहा था। राजकुमारी ऐश्वर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया लक्ष्य। ऐसा कहते हुए राजकुमारी ने अपनी नजर तेजस की ओर करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे दल के बारे में सुना है, तुम साम्राज्य के ताकतवर दल में से आते हो। जहां तक मैंने सुना है तुम भी अपने दल के होने वाले अगले लीडर हो तेजस। जब लक्ष्य ने यह देखा कि राजकुमारी ने उसे नजरअंदाज कर दिया है तो उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया, पर वो राज्य की राजकुमारी होने के कारण उसका कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका ओहदा बुजुर्ग द्रोण से ज्यादा था। तभी राजकुमारी ने कहा, और तुम कौन हो? ऐसा कहते हुए राजकुमारी की नजर एक दुबले से लड़के पर थी जिसने पुराने योद्धाओं के कपड़े पहने हुए थे। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि विद्युत था। जैसे ही विद्युत ने देखा कि राजकुमारी ने उससे सवाल किया है तो उसका ध्यान राजकुमारी की ओर गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी दल या लीडर का बेटा नहीं हूं और ना ही मैं किसी बुजुर्ग का शिष्य हूं। मैं तो आपके राज्य का एक आम लड़का हूं। ऐसा कहते वक्त विद्युत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी जो काफी शांत थी। जब राजकुमारी ने यह सुना तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उनके सामने जिस लड़के ने अपनी शक्ति से सभी बुजुर्ग और उसके पिता के साथ लीडर ऋतिक वेदा को भी हैरान कर दिया था, वो लड़का एक आम परिवार का बेटा था। राजकुमारी को लगा विद्युत अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी मंच से एक भारी आवाज सुनाई दी जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहीं दूसरी ओर सभी का ध्यान अपनी ओर होते देख उस बुजुर्ग के चेहरे पर अपने ओहदे का हल्का गुरूर नजर आने लगा। आप सभी को मैं बता दूं कि मुकाबले का अगला भाग आज से ठीक 7 दिवस बाद होगा। यहां से जाते वक्त आप सभी को एक एक अंगूठी दी जाएगी। यह अंगूठी दिव्य पत्थर से बनी है जिसमें एक कमरे जितनी जगह है। इसमें मुकाबले की अगली परीक्षा की जानकारी है। आप सभी को 7 दिवस के बाद यहां लौट कर आना है। आपके द्वारा पूरी की गई चुनौती से साबित होगा कि कौन अगली परीक्षा में जाएगा और कौन परीक्षा से बाहर होगा। एक बात का ध्यान रहे, इन 7 दिवस तक आप पर राजघराना पूरी नजर रखेगा, साथ ही शक्ति महल के बुजुर्ग भी। तो कोई भी चालाकी करने या अपने दल से मदद लेने की कोशिश न करे। इसी के साथ परीक्षा का पहला भाग समाप्त होता है। जैसे ही बुजुर्ग द्रोण ने बात खत्म की, राजकुमारी ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और कहा, दोस्तों, मेरे परीक्षा में पास होने की खुशी में राजघराने में एक जश्न आशात होगा। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं, कृपया जरूर आए। तभी राजकुमारी ने विद्युत से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी विद्युत रघुवंशी। जब विद्युत ने देखा राजकुमारी का इशारा उसकी ओर है और सभी की नजरें उसे ही घूर रही हैं, तो विद्युत मन ही मन में बोला, ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है? इसकी बातों की वजह से तो यहां उपस्थित सभी लड़के मुझे ही देख रहे हैं। तभी विद्युत बोला, माफ करना राजकुमारी, पर मैं आऊंगा या नहीं इसका मैं आपको वादा नहीं कर सकता। यह सुनकर राजकुमारी चौंक गई, क्योंकि उसके ओहदे के कारण बड़े बड़े लोग उससे दोस्ती और जान पहचान बढ़ाने में लगे रहते हैं, और यह लड़का उसके मुंह पर मना कर रहा था। पर राजकुमारी ने फिर भी कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर वहां से जाने लगी। शक्ति महल से बाहर जाते वक्त शक्ति महल के सैनिकों ने सभी पास हुए योद्धाओं को अंगूठी दी और पास होने की बधाई दी।
विद्युत ने अंगूठी ली और वहां से जाने लगा। कुछ ही देर में विद्युत अपनी झोपड़ी में पहुंच गया और जब उसने झोपड़ी में देखा तो वहां कोई नहीं था। विद्युत ने सोचा शायद दादी सामान लेने बाजार गई होंगी। तभी विद्युत का ध्यान उसकी हाथ की अंगूठी की तरफ गया और वो सोचने लगा, इसके अंदर भरी जानकारी को वो कैसे निकालेगा। तभी वहां एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, इस अंगूठी से जानकारी निकालना बहुत आसान है विद्युत। इसके लिए तुम्हें अपनी अंदरूनी ऊर्जा को जागृत कर उस अंगूठी में प्रवेश करना होगा, तभी वो जानकारी बाहर आएगी। जब विद्युत ने वो आवाज सुनी तो वो उस आवाज को पहचान गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ये आवाज उसके बूढ़े थामा की थी, जो कि अब उसके आचार्य थामा बन गए थे। विद्युत बोला, आचार्य, क्या आप इस जानकारी को मेरे लिए बाहर निकाल सकते हैं? ऐसा कहकर वो उम्मीद की नजर से आचार्य थामा को देखने लगा। विद्युत की बात सुनकर आचार्य थामा मुस्कुराए और बोले, हाँ, बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं, पर एक बात तुम शायद भूल गए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम मुकाबले से बाहर हो जाओगे विद्युत, क्योंकि ये अंगूठी दिव्य पत्थर से बनी है और जिसकी अंदरूनी ऊर्जा सबसे पहले इस अंगूठी में आएगी, ये ऊर्जा उसे ही अपना मालिक मानेगी। जब विद्युत ने यह बात सुनी तो वो निराश हो गया और अंगूठी की ओर देखने लगा। आचार्य थामा बोले, अब उदास मत हो, तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। सबसे पहले तुम्हें राजघराने के जश्न में जाने की तैयारी करनी चाहिए। इस पर विद्युत बोला, आचार्य, जाना तो मैं भी चाहता हूं, पर आप जानते हैं मेरे पास उन लोगों की तरह अच्छे कपड़े नहीं हैं। ये कपड़े भी मेरे पिता के हैं। इस पर आचार्य बोले, तुम्हारी इस परेशानी का मेरे पास इलाज है। और उन्होंने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी पर हाथ फेरा और एक लाल कोट और सफेद ड्रेस उनके हाथ में आ गई। आचार्य बोले, ये कपड़े मेरी तरफ से तुम्हारे पहले मुकाबले में जीतने का तोहफा है, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें वहां शराब नहीं पीनी है, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें अंदरूनी ऊर्जा को काबू करना सिखाऊंगा। एक बात और, ये कपड़े मामूली कपड़े नहीं है विद्युत, जरा संभल कर रहना, क्योंकि एक बार एक महान हस्तशिल्पकार से मैं मिला था, तब उसने मुझे ये कपड़े दिए थे अपनी जान की रक्षा करने के लिए। तुम ऐसा कह सकते हो ये कपड़े दिव्य हैं। विद्युत आचार्य की बात से हैरान और असमंजस में था, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और राजघराने की तरफ चल दिया। विद्युत अभी तेज कदमों से राजघराने के मार्ग पर चल रहा था कि उसे वहां नायरा और मायरा दिखी, जो उसकी ओर ही आ रही थी, जिन्हें देखकर विद्युत हैरानी से सोचने लगा, मायरा और नायरा, ये दोनों यहां मेरी ओर क्यों आ रही है? मायरा, जो अग्नि मूल शक्ति की योद्धा थी, उसने लाल रंग की एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसकी गोरी स्किन साफ नजर आ रही थी, और नायरा ने आज हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी। मायरा ने गंभीर आवाज में कहा, विद्युत, क्या तुम राजघराने के जश्न में शामिल होने जा रहे हो? मायरा की बात सुनकर विद्युत ने सामान्य भाव से हामी में सिर हिलाया और दोनों को नजरअंदाज करते हुए चलने लगा। वहीं दूसरी ओर नायरा और मायरा ने देखा कि विद्युत उन्हें इग्नोर कर रहा है, तो वो हैरान हो गई और एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि भले ही वो राजकुमारी से ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन सुंदरता के मामले में वो राजकुमारी से कम भी नहीं थी। लेकिन विद्युत ने तो उनको ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वो कोई आम लड़की हो। तभी विद्युत को अपने कानों में एक मीठी आवाज सुनाई दी, हम आज तक जश्न में अकेले नहीं गए, इसलिए क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? हम दोनों बहनें वादा करती हैं, अगर कभी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगी। तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। दोनों की बातों से विद्युत समझ गया कि वो दोनों उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विद्युत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो सिर्फ ताकतवर बनना था। इसलिए विद्युत ने सामान्य भाव में कहा, देखो, मुझे क्या एतराज होगा, चलो चलते हैं, और वैसे भी मैं सिर्फ जश्न में शामिल होने जा रहा हूं, वो जश्न मेरा नहीं है। ऐसा कहते हुए विद्युत चलने लगा। वहीं दूसरी ओर नायरा गुस्से से लाल हो गई, लेकिन मायरा के कहने पर नायरा चुप रही और दोनों बहनें विद्युत के साथ चलने लगी।
कुछ दूर यूं ही चलने के बाद विद्युत ने देखा राजघराने के करीब पहुंचते ही दोनों बहनों ने विद्युत का एक एक हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर विद्युत की भौहें तन गई। उसके दिमाग में खतरे का एहसास होने लगा, लेकिन इससे पहले कि विद्युत कुछ कहता कि तभी उसके कानों में मायरा की आवाज सुनाई दी, उनकी तरफ मत देखना। वहीं उसकी आवाज सुनकर थोड़ी दूर पर खड़े दो लड़कों के चेहरे पर हल्की नाराजगी नजर आने लगी, जिन्हें देखकर विद्युत की नजर उन पर पड़ी। यह लड़का आकाश दल के लीडर का बेटा जयराज और उसके साथ में अधीरा नाम का लड़का था, जो उसी दल के वाइस लीडर का बेटा था। दोनों लड़के भाई ना होते हुए भी एक दूसरे को भाइयों की तरह मानते थे। जब जयराज और अधीरा ने देखा कि दोनों बहनों ने किसी लड़के के हाथ में हाथ डाल रखा है, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनके शरीर से शक्तियां बाहर आने लगी। वहीं दूसरी ओर जयराज और अधीरा से रहा नहीं गया, तो उन्होंने तेज आवाज में मायरा और नायरा को रोकते हुए पूछा, ये लड़का कौन है? ये आवाज थी अधीरा की, जो विद्युत को गुस्से से देख रहा था। ऐसा कहते हुए भले ही वो आवाज धीमी थी, लेकिन उस आवाज की नाराजगी महसूस कर विद्युत को सारा खेल समझ आ गया। तभी हमेशा शांत रहने वाली मायरा ने गुस्से से कहा, तुमसे मतलब? और तुम होते कौन हो ये पूछने वाले? ऐसा कहते हुए मायरा ने विद्युत के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका कोट साफ किया और मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी ओर विद्युत समझ गया कि नायरा और मायरा दोनों उनसे बचने के लिए विद्युत का इस्तेमाल कर रही हैं। जयराज, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था, नाराजगी से बोला, जाने मन, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले इस लड़के से तो मिलूं। लड़के? तू जानता है तूने किस लड़की का हाथ पकड़ा है? क्या तू सही सलामत नहीं रहना चाहता है? जयराज की नाराजगी भरी आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोगों का ध्यान विद्युत की ओर गया। असलियत में वहां मौजूद हर कोई जयराज और अधीरा को अच्छे से जानता था, और लोग दोनों की शक्तियों के कारण उनसे थोड़ा डरते भी थे। दोनों ही शक्ति के मामले में दूसरे स्तर के योद्धा थे, और इस वक्त दोनों के शरीर से लाल और हरे रंग की शक्तियां बाहर आने लगी थी। ये हरी शक्तियां बिल्कुल राजकुमारी ऐश्वर्या की तरह थी, पर शक्ति के मामले में राजकुमारी ऐश्वर्या ज्यादा ताकतवर थी। जब विद्युत ने देखा कि दोनों भाइयों के अंदर से शक्तियां बाहर आ रही हैं, तो उसने दोनों लड़कियों की कमर पर हाथ रखते हुए अपनी ओर खींच लिया और कसकर पकड़ते हुए मुस्कुराने लगा। जब दोनों बहनों को अपनी पतली कमर पर मर्दाना हाथ महसूस हुआ, तो उनकी आंखें बड़ी हो गई और वो विद्युत की ओर देखने लगी। जयराज और अधीरा की नजर विद्युत के हाथ पर पड़ी तो दोनों का खून खौल गया, जिसके चलते वो नाराजगी से विद्युत पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहां एक मीठी लेकिन नाराजगी भरी आवाज गूंजी, जयराज, क्या तुम मेरे जश्न को खराब करने की कोशिश कर रहे हो? तुम इस बैल बुद्धि अधीरा से तो समझदार हो। जब जयराज ने यह देखा कि राजकुमारी वहां आ चुकी हैं, तो उसने अपनी शक्ति वापस ले ली और राजकुमारी ऐश्वर्या को देखकर मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी ओर सभी की नजरों के साथ विद्युत की नजर उस आवाज की ओर गई, जहां एक बेहद खूबसूरत लड़की लाल रंग की टाइट ड्रेस पहने हुए थी। वो नाराजगी से जयराज और उसके बगल में खड़े लड़के की ओर देख रही थी। तभी अधीरा ने नाराजगी से खराश भरी आवाज में कहा, हमने शुरुआत नहीं की, जो कुछ किया इस लड़के ने किया था। इस पर राजकुमारी ऐश्वर्या बोली, क्या तुम्हें मैं मूर्ख नजर आती हूं? मुझे तुम दोनों की शक्तियां महसूस हो गई थी, और विद्युत तो मायरा और नायरा के साथ बात कर रहा था। एक बात ध्यान रहे, अपने आपसी मसले तुम किसी और दिन या मुकाबले में सुलझाना। आज किसी ने मेरा जश्न खराब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजकुमारी आगे चलकर विद्युत के पास आई और मुस्कुराकर बोली, अरे वाह विद्युत, तुम्हारे कपड़े तो बहुत खास हैं। अरे ये क्या, तुम्हें कपड़े पहनने नहीं आते? ये ऐसे नहीं, ऐसे अच्छे लगते हैं। और ऐसा करते हुए राजकुमारी ने अपने कोमल हाथों से उसके कोट के कॉलर को ठीक कर दिया। राजकुमारी ऐश्वर्या को विद्युत के इतना करीब देख वहां आए सभी लड़कों का दिल धड़कने लगा, और विद्युत के लिए सबके मन में नफरत की आग जलने लगी। तभी कोने में एक ग्लास के टूटने की आवाज आई। जब विद्युत ने देखा तो वो माजरा समझ गया। उसे आचार्य की संभल कर रहने वाली बात का मतलब भी समझ आ गया था।
क्योंकि ये लड़कियां उसका इस्तेमाल किसी न किसी से पीछा छुड़ाने के लिए कर रही थी। विद्युत ने उस आवाज की ओर देखा तो उस कोने में अकेला खड़ा लड़का नजर आया। कोने में खड़ा वो लड़का ग्लास से वाइन पीने के बाद उस ग्लास को तोड़ते हुए चलकर आगे आया और राजकुमारी की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोला, ऐश्वर्या, हमें अपने दोस्त विद्युत से नहीं मिलवाओगे? विद्युत महसूस कर पा रहा था कि उस दोस्ताना आवाज में एक नाराजगी थी। कौन था ये लड़का जो राजकुमारी को उसके नाम से बुला रहा था? क्या जयराज और अधीरा विद्युत से बदला लेंगे? क्या विद्युत मुकाबला कर पाएगा अपने से ज्यादा ताकतवर दल और योद्धाओं से? ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।